Good morning to all of you. This is today the Hindu newspaper analysis session. Today we will discuss mainly four issues. The first issue is related to three language controversy in Tamil Nadu. The second issue is related to POCSO Act, and the third issue is related to India-US defense ties. Fourth issue is should the free movement regime between India and Myanmar remain. So let's discuss all the issues in detail. What is three language controversy in Tamil Nadu? There has been a tussle between the centre and the Tamil Nadu government over the three language formula in schools under the new education policy 2020। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंदर थ्री लैंग्वेज फार्मूला को लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट एंड तमिलनाडु गवर्नमेंट के बीच टसल है। द यूनियन गवर्नमेंट हैज इंडिकेटेड दैट स्टेट्स नीड्स टू बी कंपाइल्ड विद द रिलीज ऑफ फंड टाइड टू द समग्र शिक्षा अभियान। यूनियन गवर्नमेंट ने इंडिकेट किया है कि अगर स्टेट को समग्र शिक्षा अभियान के अंदर फंड चाहिए तो उसको 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को फॉलो करना होगा। However, the Tamil Nadu government viewed it as a Hindi imposition and insisted that it would continue with its two language policy। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट के इस इनिशिएटिव को एक हिंदी को ज़बरदस्ती इम्पोज करने के तौर पर देखा है और तमिलनाडु ने डिसाइड किया कि वो अपने टू लैंग्वेज पॉलिसी को कंटिन्यू रखेगा तमिलनाडु के अंदर। व्हाट आर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस? हिंदी से रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या क्या है? द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड दैट हिंदी इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोविजन किया गया है कि यूनियन का ऑफिशियल लैंग्वेज होगा हिंदी। इंग्लिश वॉज प्रोविजन एज द ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर 15 ईयर्स फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टिल 1965। इंग्लिश को 15 ईयर के लिए एक ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर स्टार्टिंग में रखा गया था। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब कमेंस हुआ था उस टाइम पर डिसाइड किया गया था कि इंग्लिश को 1965 तक के लिए इट मीन्स 15 ईयर्स तक के लिए ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर रखा जाएगा। However, the official language at 1963 provides for the continued use of English in addition to Hindi for all official purpose of the union without any time limit। इसके बाद 1963 में ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट आता है। इस एक्ट के अकॉर्डिंग इंग्लिश को 1965 के बाद भी कंटिन्यू रखा जाता है एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज। साथ में हिंदी को भी यहाँ पर ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर कंटिन्यू रखा गया है। द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट में अडॉप्ट एनी वन ऑफ द मोर ऑफ द लैंग्वेजेज इन यूज इन द स्टेट और हिंदी एज द ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर ऑफिशियल पर्पज ऑफ दैट स्टेट। स्टेट लेजिस्लेचर चाहे तो वो अपने स्टेट के किसी भी लैंग्वेज को हिंदी के साथ साथ ऑफिशियल पर्पज के लिए यूज कर सकता है। फर्दर द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड दैट इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द यूनियन टू प्रमोट द स्प्रेड ऑफ द हिंदी लैंग्वेज टू सो दैट इट मे सर्व एज अ मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन फॉर ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द कंप्लीट कल्चर ऑफ इंडिया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये प्रोविजन किया गया है कि यूनियन गवर्नमेंट की ड्यूटी होगी कि वो हिंदी लैंग्वेज के स्प्रेड को प्रमोट करे एंड इंडिया के कंपोजिट कल्चर के एलिमेंट को एक्सप्रेशन के लिए यहाँ पर हिंदी को एक मीडियम के तौर पर यूज किया जा सकता है। व्हाट इज द थ्री लैंग्वेज पॉलिसी? द थ्री लैंग्वेज फार्मूला वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 1968। पहली बार नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968 के अंदर थ्री लैंग्वेज फार्मूला को इंट्रोड्यूस किया गया था। दिस पॉलिसी एंड द ऑफिशियल लैंग्वेज रेजोल्यूशन 1968 मैंडेट द टीचिंग ऑफ हिंदी एज अ लैंग्वेज इन नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968 एंड ऑफिशियल लैंग्वेज रेजोल्यूशन 1968 मैंडेट करता है कि इंडिया में जितने भी नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट हैं उन स्टेट के अंदर भी हिंदी के टीचिंग को यहाँ पर मैंडेट किया गया है। There were protests against this provision in Tamil Nadu and it has steadfastly followed its two language policy of teaching Tamil and English in its government school। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968 एंड ऑफिशियल लैंग्वेज रेजोल्यूशन 1968 का तमिलनाडु के अंदर सबसे पहले प्रोटेस्ट किया जाता है और तमिलनाडु में तमिल एंड इंग्लिश लैंग्वेज को यहाँ पर टीचिंग कराया जाता है। जैसे यहाँ पर थ्री लैंग्वेज का फॉर्मूला फॉलो किया गया है इनमें से यहाँ पर हिंदी को इन्होंने रिमूव करने की कोशिश की है और टू लैंग्वेज पॉलिसी को तमिलनाडु ने फॉलो किया है। द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 हैज रिटेन्ड द थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला albeit with the key difference that it does not impose any language on any state।
नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ने भी थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला को रिटेन किया हुआ है, बट यहाँ पर जो थोड़ा चेंज हुआ है वो ये हुआ है कि अब किसी भी स्टेट के अंदर किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज को इम्पोज सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं कर सकती। इट स्पेसिफाई दैट द लैंग्वेजेस टू बी लर्न विल बी द चॉइस ऑफ स्टेट, रीजन्स एंड द स्टूडेंट सो लॉन्ग एज एट लीस्ट थ्री ऑफ द लैंग्वेज आर नेटिव टू टू ऑफ द थ्री लैंग्वेज आर नेटिव टू इंडिया। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंदर ये स्पेसिफाई किया गया है कि कौन सा स्टेट या रीजन या स्टूडेंट कौन सी लैंग्वेज लर्न करना चाहते हैं, ये उनकी चॉइस के ऊपर डिपेंड है। बट थ्री लैंग्वेज में से टू लैंग्वेज इंडियन नेटिव होना जरूरी है। इशू विद इंग्लिश लैंग्वेज के साथ क्या इशू है? While English is not a native language, its proficiency has helped us to becoming globally competitive in various services industries. इंग्लिश नेटिव लैंग्वेज नहीं है, बट इंग्लिश में प्रोफिशिएंसी हमारे इंडियंस के लिए इसलिए ज़रूरी है बिकॉज हमें ग्लोबल कॉम्पिटिटिव के साथ रनिंग करना है और वेरियस सर्विस इंडस्ट्रीज़ के लिए इंग्लिश बहुत ही नेसेसरी है। इंडिया इज अ मल्टीलिंगुअल कंट्री एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ लर्निंग मोर इंडियन लैंग्वेज इज इन स्कूल इज डिजायरेबल। इंडिया एक मल्टीलैंग्वेज कंट्री है और यह यही वजह है कि इंडिया के स्कूल्स में वेरियस इंडियन लैंग्वेज को टीचिंग कराया जाना चाहिए। एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिसर्च कंडक्टेड बाय एनजीओ प्रथम। एनजीओ प्रथम के द्वारा टाइम टू टाइम एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिसर्च असर कंडक्ट कराया जाता है। इसके कुछ की फाइंडिंग्स हैं यहाँ पर। Poor foundational numeracy skill. The report of 2022 indicate that close to 60% of students in class 5th could not read a class 2nd level text. प्रथम की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्लास 5th के 60% स्टूडेंट ऐसे हैं जो सेकंड लेवल के टेस्ट को रीड नहीं कर सकते। द रिपोर्ट ऑफ 2023 रिवील दैट 25% ऑफ यूथ इन द एज ग्रुप ऑफ 14 to 18 ईयर्स कुड नॉट रीड अ क्लास सेकंड लेवल टेक्स्ट फ्लुएंटली इन दियर रीजनल लैंग्वेज। इसी सर्वे के अकॉर्डिंग 14 to 18 ईयर्स के बीच के 25% स्टूडेंट ऐसे हैं जो क्लास सेकंड लेवल की टेक्स्ट बुक को रीजनल लैंग्वेज में फ्लुएंटली नहीं पढ़ सकते। मोर देन 40% ऑफ दिस एज ग्रुप कुड नॉट रीड सेंटेंस इन इंग्लिश। 14 to 18 ईयर्स के अबाउट 40% चिल्ड्रन ऐसे हैं जो इंग्लिश सेंटेंस को प्रॉपरली रीड नहीं कर सकते। ये यहाँ पर इंडिया की एजुकेशनल सिचुएशन यहाँ पर शो की गई है। लैक ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन सेक्टर में एक्सपेंडिचर जो किया जाता है वो बहुत ही कम है। In 2022, total revenue expenditure on elementary education estimated at rupees 3.03 lakh crore, 15% is spent by center while 85% is spent by state. 2022 में एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए जो एस्टिमेटेड बजट था वो रुपीज़ 3.03 लाख करोड़ था। 15% सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्पेंड किया जाता है और 85% स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा स्पेंड किया जाता है। The total expenditure on elementary, secondary, higher and technical education by the center and state combined hovers around 4 to 4.5% of GDP, as against the target of 6% set out in National Education Policy 2020. नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में ये फिक्स किया गया था कि जीडीपी का 6% बजट जो होगा वो एजुकेशन के लिए होगा, बट प्रेजेंट में स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एलिमेंट्री, सेकेंडरी, हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन पर ओनली 4.5% ऑफ जीडीपी एक्सपेंड किया जाता है। दस द एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन इज यर टू रीच द डिजायर्ड लेवल। डिजायर्ड लेवल जो होना चाहिए एक्सपेंडिचर एजुकेशन सेक्टर में वो उतना नहीं हो रहा है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हमें एजुकेशन सेक्टर पर एक्सपेंडिचर को इंक्रीज करना चाहिए। कंक्लूजन, देयर मस्ट बी अ कंस्ट्रक्टिव डायलॉग बिटवीन द सेंटर एंड तमिलनाडु गवर्नमेंट टू इंश्योर दैट फंडिंग इज नॉट डिलेड। समग्र शिक्षा अभियान के अंदर स्टेट के लिए फंडिंग डिले ना हो, इसके लिए मेनली यहाँ पर स्टेट तमिलनाडु और सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड इशू था, इसलिए सेंट्रल और तमिलनाडु गवर्नमेंट के बीच कंस्ट्रक्टिव डायलॉग होना चाहिए सो दैट एजुकेशन सेक्टर के लिए तमिलनाडु गवर्नमेंट को फंड प्रोवाइड कराया जा सके। Considering the share of expenditure borne by the state as well as regional diversity, there are needs to be productive discussion on providing more autonomy to the state in policy matter related to the school education. स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड पॉलिसी मैटर्स पर स्टेट की ऑटोनॉमी को हमें कंटिन्यू रखना होगा, और बिकॉज इंडिया में रीजनल डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है और सबसे ज़्यादा एजुकेशन सेक्टर पर जो एक्सपेंडिचर किया जाता है वो स्टेट गवर्नमेंट के लिए द्वारा किया जाता है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि स्टेट की ऑटोनॉमी को एजुकेशन सेक्टर पर कंटिन्यू बनाकर रखा जाए। In this session, we will discuss about India-US defense ties.
इंडिया यूएस रिलेशन एवोल्यूशन. During Cold War era, India followed the principle of non-alignment while the US had stronger ties with Pakistan. कोल्ड एरा के ड्यूरिंग अगर इंडिया यूएस रिलेशन की बात की जाए तो कोल्ड वॉर के ड्यूरिंग इंडिया ने नॉन अलाइनमेंट प्रिंसिपल को फॉलो किया था, जबकि यूएस ने यहाँ पर पाकिस्तान का फुल्ली सपोर्ट किया था. पोस्ट कोल्ड वॉर रिलेशन. इंडिया एंड द यूएस बिगन बिल्डिंग क्लोजर डिप्लोमेटिक टाइज आफ्टर द कोल्ड वॉर. कोल्ड वॉर के बाद इंडिया और यूएस के रिलेशन काफ़ी डिप्लोमेटिकली काफ़ी क्लोज होते हैं. द यूएस इंडिया सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट इन 2005 मार्क्ड अ मेजर माइलस्टोन इन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बिटवीन बोथ. 2005 में इंडिया और यूएस के बीच में सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट होता है और दोनों के बीच में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप आगे बढ़ता है. सम फाउंडेशनल एग्रीमेंट. इंडिया और यूएस के बीच में कुछ फाउंडेशनल एग्रीमेंट हुए हैं, जैसे लेमोवा, कोमकासा, बेका, जिसोमिया. सिग्निफिकेंस ऑफ इंडिया यूएस रिलेशंस. इंडिया यूएस रिलेशंस का क्या सिग्निफिकेंस है? नंबर 1 इकोनॉमिक ग्रोथ से रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है? नंबर 2 डिफेंस कोलैबोरेशन. नंबर 3 टेक्नोलॉजिकल पार्टनरशिप. नंबर 4 कल्चरल एक्सचेंज. नंबर 5 क्लाइमेट कोऑपरेशन. नंबर 6 क्वाड अलायंस. Number 1 economic growth. Strong economic ties enhance investment and bilateral trade which lead to job creation and economic development in both countries. दोनों कंट्रीज के बीच में अगर इकोनॉमिक टाइज होंगे तो इससे दोनों कंट्रीज के बीच में इन्वेस्टमेंट एंड बायलैटरल ट्रेड बढ़ेगा. बायलैटरल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट बूस्ट होने की वजह से दोनों कंट्रीज के अंदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड जॉब क्रिएशन इन्हांस होगा. यूएस इज इंडिया लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर. करंट में इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर यूएस ही है. Number 2 defense collaboration. Some strategic defense agreement like LAMOA and COMCASA facilitated interoperability and deeper military cooperation. इंडिया और यूएस के बीच में कुछ स्ट्रेटेजिक डिफेंस एग्रीमेंट सच एज लेमोआ एंड कॉमकासा, इस टाइप के जो एग्रीमेंट हैं वो दोनों कंट्रीज के बीच में मिलिट्री कोऑपरेशन को डीपर करते हैं. फॉर एग्जांपल जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज सच एज युद्ध अभ्यास. इंडिया और यूएस के बीच में एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज रेगुलर होता है जिसको युद्ध अभ्यास के नाम से जाना जाता है. नंबर 3 टेक्नोलॉजिकल पार्टनरशिप. कोलैबोरेशन इन क्रिटिकल टेक्नोलॉजी विल एनहांस इनोवेशन कॉम्पिटिटिवनेस. दोनों कंट्रीज के बीच में जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में क्रिटिकल कोलैबोरेशन होंगे इससे दोनों कंट्रीज के बीच में इनोवेशन कॉम्पिटिटिवनेस भी इनहांस होगा. फॉर एग्जांपल इंडिया यूएस इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी ICET. Number 4 cultural exchange. A vibrant diaspora and educational exchange enrich cultural ties and enhance mutual understanding between the two societies of countries. इंडिया और यूएस दोनों कंट्रीज की सोसाइटी के बीच में अगर आना जाना रहेगा दोनों कंट्रीज का, इट मीन्स एजुकेशनल एक्सचेंज होंगे, कल्चरल एक्सचेंज होंगे, तो इससे दोनों कंट्रीज के बीच में एजुकेशनल एंड कल्चरल टाइज स्ट्रॉन्ग हो सकता है और दोनों कंट्रीज की सोसाइटी में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग काफ़ी हद तक इन्हांस हो सकती है. एग्जांपल ओवर 2 लाख इंडियन स्टूडेंट स्टडी इन यूएस. इंडिया के अबाउट 2 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट यूएस में स्टडी कर रहे हैं. नंबर 5 क्लाइमेट कोऑपरेशन. जॉइंट एफर्ट इन एड्रेसिंग क्लाइमेट चेंज विल स्ट्रेंथन ग्लोबल इन्वायरमेंटल गवर्नेंस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स. दोनों कंट्रीज के बीच में क्लाइमेट को लेकर अगर जॉइंट एफर्ट होंगे तो इससे ग्लोबल एनवायरमेंटल गवर्नेंस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स स्ट्रेंथ हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल यूएस एंड इंडिया क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप. क्लीन एनर्जी के लिए यूएस और इंडिया ने दोनों पार्टनरशिप किया है. नंबर 6 क्वाड अलायंस. द क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग एनहांस रीजनल सिक्योरिटी कोऑपरेशन प्रोमोटिंग डेमोक्रेटिक वैल्यूज एंड एड्रेसिंग चैलेंजेस इन इंडो पैसिफिक. क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग. क्वाड इंडिया और यूएस दोनों इसके पार्टनर हैं और क्वाड की वजह से रीजनल सिक्योरिटी कोऑपरेशन एंड डेमोक्रेटिक वैल्यूज काफ़ी हद तक कंट्रीज में प्रमोट हो रहे हैं. इंडो पैसिफिक रीजन में जो भी चैलेंजेज हैं क्वाड के थ्रू इन्हें काफ़ी हद तक एड्रेस किया जा सकता है. फॉर एग्जांपल क्वाड्स इनिशिएटिव इन वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी. क्वाड कंट्रीज ने मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यहाँ पर वेरियस इनिशिएटिव्स टेकिंग किए. इंडिया यूएस डिफेंस रिलेशन. इंडिया और यूएस के बीच में डिफेंस रिलेशन का हिस्ट्री क्या रहा है? 2005 स्ट्रेटेजिक डायलॉग वर इंस्टीट्यूटेड विच लीड टू डीपर एंगेजमेंट बिटवीन यूएस एंड इंडिया. इंडिया और यूएस के बीच
एंगेजमेंट तब डीपर होते हैं जब पहली बार 2005 में दोनों कंट्रीज के बीच में स्ट्रेटेजिक डायलॉग इनिशिएट होते हैं। 2016 द यूनाइटेड स्टेट्स डेजिग्नेटेड इंडिया एज अ मेजर डिफेंस पार्टनर एनहांसिंग एक्सेस टू एडवांस टेक्नोलॉजी एंड कोलेब्रेशन। 2016 में यूएस के द्वारा इंडिया को मेजर डिफेंस पार्टनर के तौर पर डेजिग्नेट किया गया और इसके थ्रू इंडिया में एडवांस टेक्नोलॉजी एंड कोलैबोरेशन को यूएस के द्वारा एक्सेस किया गया। 2016-18 द यूएस एंड इंडिया साइंड सेवरल इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट बिटवीन 2016 एंड 18 सच एज लेमोआ, कोमकासा, बेका, जिसोमिया। 2016 और 18 के बीच में यूएस और इंडिया के द्वारा वेरियस एग्रीमेंट साइन किए गए सच एज नंबर 1 लेमोआ। लेमोआ मीन्स लॉजिस्टिक्स exchange memorandum of agreement. It facilitated mutual logistic support between both countries. लेमोआ के थ्रू दोनों कंट्रीज के बीच में म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड कराया जा सकता है। नंबर 2 कोमकासा में कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट फैसिलिटेटेड सिक्योर कम्युनिकेशन बिटवीन यूएस एंड इंडियन मिलिट्रीज फॉर इंटरऑपरेबिलिटी। इंडिया और यूएस के मिलिट्रीज के बीच में इंटरऑपरेबिलिटी के लिए मिलिट्रीज के बीच में कम्युनिकेशन कोमकासा के थ्रू किया जा सकता है। यहाँ पर कॉम का मीनिंग जो है वो कम्युनिकेशन है। नंबर 3 बेका मीन्स बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट। दिस अलाउ शेयरिंग ऑफ जो स्पेशल इंटेलिजेंस फॉर एनहांस्ड मिलिट्री प्रिसीजन एंड नेविगेशन। बेका बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट, ये जो इनिशिएटिव है ये दोनों कंट्रीज के बीच में जो स्पेशल इंटेलिजेंस प्रोवाइड करने में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं सो दैट मिलिट्री प्रिसीजन एंड नेविगेशन को एनहांस किया जा सके। नंबर 4 जिसोमिया जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट प्रोटेक्ट द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन ऑल्सो फोस्टरिंग इंटेलिजेंस कोलैबोरेशन। जिसोमिया एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करता है एंड साथ ही इंटेलिजेंस कोलैबोरेशन को फोस्टर करता है। 2018 फॉर इजियर एक्सेस टू यूएस मिलिट्री टेक्नोलॉजी इंडिया रिसीव स्ट्रेटेजिक ट्रेड ऑथराइजेशन टायर 1 स्टेटस इन 2018। 2018 में इंडिया ने यूएस से STA-1 स्ट्रेटेजिक ट्रेड ऑथराइजेशन यहाँ पर रिसीव किया सो दैट यूएस मिलिट्री टेक्नोलॉजी को इजीली तरीके से एसेस किया जा सके। 2+2 मिनिस्टर डायलॉग वॉज ऑल्सो एस्टेब्लिश टू डीपन स्ट्रेटेजिक कॉपरेशन। इंडिया और यूएस के द्वारा मिलिट्री कॉपरेशन को डीपन करने के लिए 2+2 मिनिस्टर डायलॉग स्टार्ट किया गया। 2019 फर्स्ट ट्राई सर्विस एक्सरसाइज टाइगर ट्रायम्फ एंड साइनिंग ऑफ द इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एनेक्स ISA for US companies in Indian defense production. 2020 Initiative on Critical and Emerging Technology to drive collaboration in artificial intelligence, quantum computing and cyber security was launched in 2020. 2020 में इंडिया और यूएस के बीच में ICAT इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी स्टार्ट किया गया सो दैट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग एंड साइबर सिक्योरिटी को ड्राइव किया सके। 2021 Maritime Information Sharing Technical Arrangement MISTA was established in 2021 to improve maritime domain awareness. Maritime domain awareness को इंक्रीज करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए दोनों कंट्रीज के बीच में मिस्टा इस्टेब्लिश किया गया 2021 में। 2021-22 प्रोग्रेस इन मेजर इक्विपमेंट डील इंक्लूडिंग F414 फाइटर जेट इंजन्स एंड MQ-9B स्काई गार्डियन ड्रोन। 2021-22 में कुछ मेजर इक्विपमेंट डील यहाँ पर साइन किए जाते हैं सच एज F414 फाइटर जेट इंजन से रिलेटेड एंड MQ-9B स्काई गार्डियन ड्रोन से रिलेटेड यहाँ पर कुछ इक्विपमेंट डीलिंग की जाती है। 2023 इंडिया यूएस डिफेंस एक्सेलरेशन इकोसिस्टम इंडेक्स एक्स अंडर ICAT was launched in 2023 to foster collaboration among defense companies, investors and research institutions. डिफेंस कंपनीज, इन्वेस्टर्स एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशंस के बीच में कोलेब्रेशन को फोस्टर करने के लिए इंडिया और यूएस के बीच में 2023 में इंडस एक्स लॉन्च किया गया था। इंडस एक्स मीन्स इंडिया यूएस एक्सेलरेशन इकोसिस्टम। चैलेंजेस इन इंडिया यूएस रिलेशन, इंडिया और यूएस के बीच जो रिलेशंस हैं उसके बिफोर कुछ चैलेंजेस हैं सच एज नंबर 1 ट्रेड इम्बैलेंस से रिलेटेड चैलेंज है, डाटा प्राइवेसी कंसर्न से रिलेटेड चैलेंज है, डिफेंस प्रोक्योरमेंट हर्डल्स से रिलेटेड कुछ चैलेंज है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से रिलेटेड चैलेंज है, वीजा रेस्ट्रिक्शन से रिलेटेड, जो स्पेडियल डिफरेंस से रिलेटेड। नंबर ट्रेड इम्बैलेंस, ट्रेड इम्बैलेंस कॉज फ्रिक्शन अफेक्टिंग एग्रीकल्चर एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स। इंडिया और यूएस के बीच में कुछ ट्रेड इम्बैलेंस हैं जिसकी वजह से दोनों कंट्रीज के बीच में टाइम टू टाइम फ्रिक्शन
न्यूज में हम देखते रहते हैं। और इस ट्रेड इम्बैलेंस की वजह से एग्रीकल्चर एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर काफ़ी हद तक अफेक्ट होता है। यूएस कंसर्न ओवर इंडिया टैरिफ ऑन वेरियस एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैव लेड टू ट्रेड डिस्प्यूट। बिकॉज इंडिया ने यूएस के कुछ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पर हाई टैरिफ इम्पोज किया हुआ है, और यूएस इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा कंसर्न है। और यही वजह है कि दोनों कंट्रीज के बीच में ट्रेड डिस्प्यूट बहुत ज़्यादा होते हैं। प्रेजेंट में डोनाल्ड ट्रंप ने इसी को एक इशू भी बनाया हुआ है। नंबर टू, डाटा प्राइवेसी कंसर्न। बोथ कंट्रीज हैव डिफरेंट अप्रोचेस टू डाटा प्रोटेक्शन एंड क्रॉस बॉर्डर डाटा। दोनों कंट्रीज के बीच में डाटा प्रोटेक्शन एंड क्रॉस बॉर्डर डाटा को लेकर कुछ डिफरेंस है। यूएस वांट्स फ्री डाटा फ्लो व्हाइल इंडिया एम्फसाइज डाटा लोकलाइजेशन फॉर प्राइवेसी। यूएस चाहता है कि डाटा का फ्री फ्लो होना चाहिए, जबकि इंडिया चाहता है कि प्राइवेसी को इम्पोर्टेंस दिया जाना चाहिए। नंबर 3, डिफेंस प्रोक्योरमेंट हर्डल्स। डिसएग्रीमेंट एंड ब्यूरोक्रेटिक डिले स्लो डिफेंस कोलेबोरेशन। दोनों कंट्रीज के बीच में डिसएग्रीमेंट या ब्यूरोक्रेटिक डिले की वजह से कोई डिफेंस कोलेबोरेशन काफ़ी डिले हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल, डिले इन फाइनलाइजिंग द प्रीडेटर ड्रोन डिटेक्टर डील, प्रेडेटर ड्रोन डील, जो कि अभी तक फाइनलाइज नहीं हुआ है। नंबर 4, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। डिसएग्रीमेंट ओवर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शंस स्पेसिफिकली इन फार्मास्यूटिकल इम्पैक्ट ट्रेड नेगोशिएशंस। इंडिया और यूएस के बीच में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन से रिलेटेड कुछ डिसएग्रीमेंट है, स्पेसिफिकली फार्मास्यूटिकल सेक्टर में, जो कि ट्रेड नेगोशिएशंस को इम्पैक्ट करता है। नंबर 5, वीजा रेस्ट्रिक्शंस। स्टेट वीजा रेगुलेशंस पर्टिकुलरली फॉर H-1B वीजा limit Indian IT professionals mobility who affect the tech industry। बिकॉज यूएस ने वीज़ा रेगुलेशंस को काफ़ी स्ट्रिक्ट किया है, स्पेशली इसमें H-1B वीज़ा काफ़ी इससे रिलेटेड रेगुलेशंस स्ट्रिक्ट किए हैं, जो कि इंडियन आईटी प्रोफेशनल्स की मोबिलिटी को कहीं ना कहीं लिमिट करता है, स्पेशली जो प्रोफेशनल टेक इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। नंबर 6, जियो पॉलिटिकल डिफरेंस। Diverging views of both countries on Iran, Russia and other regional countries sometimes challenge bilateral strategic cooperation। इंडिया और यूएस के जो अप्रोच है ईरान को लेकर, रसिया को लेकर या अदर रीजनल कॉन्फ्लिक्ट को लेकर, ये कहीं ना कहीं बायलैटरल स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन में कुछ इश्यूज क्रिएट करते हैं। दिस इशू इज रिलेटेड टू फ्री मूवमेंट रिजाइम बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार। Should the free movement regime between India and Myanmar remain? What is free movement regime? In northeast India, there are many ethnic groups such as Mizo, Chin, Kuki that inhabit both sides of India-Myanmar border and share strong community and familial ties. नॉर्थ ईस्ट इंडिया में मैनी एथनिक ग्रुप्स सच एज मिजो, चिन, कुकी इनहेबिट करते हैं, स्पेशली इंडिया म्यांमार बॉर्डर के बोथ साइड में ये कम्युनिटी बिलोंग करती है। एंड ये सभी कम्युनिटी के पीपल फैमिलियल टाइज है इनका। कुछ लोग इंडिया की तरफ से म्यांमार बॉर्डर आउट करके पहुंचते हैं और कुछ लोग उधर से इधर आते हैं, और इनके फैमिली रिलेशंस दोनों तरफ हैं। Recognize these ethnic interactions, the government of both countries instituted a free movement regime (FMR) after independence for people living within 40 km on either side of India-Burma border, which was subsequently reduced to 16 km। बिकॉज इन सभी एथनिक ग्रुप के फैमिली मेम्बर्स दोनों साइड हैं, और इंटरेक्शन को रिकॉग्नाइज करने के लिए इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया और म्यांमार दोनों कंट्रीज ने फ्री मूवमेंट रिजाइम इंस्टीट्यूट किया था। स्टार्टिंग में ये बॉर्डर के 40 किलोमीटर दायरे में रहने वाले पीपल के लिए था, बाद में इसको रिड्यूस करके 16 किलोमीटर इसका लिमिट सेट कर दिया गया। The free movement regime allow people in the designated areas to move across the border without any paperwork such as visas। फ्री मूवमेंट regime के अंडर इंडिया और म्यांमार बॉर्डर पर 40 किलोमीटर, जिसको बाद में 16 किलोमीटर कर दिया गया, इस लिमिट के अंदर रहने वाले पीपल के लिए किसी वीज़ा की ज़रूरत नहीं है, पेपर वर्क की ज़रूरत नहीं होती है, और दोनों कंट्रीज के लोग आपस में बॉर्डर क्रॉस कर सकते हैं। Additionally, a wide range of economic activities such as border huts were established to encourage local cross-border trade and promote livelihood। दोनों कंट्रीज ने इकोनॉमिक एक्टिविटीज को वाइड करने के लिए कुछ बॉर्डर हट्स बनाए बॉर्डर एरियाज में, और साथ में लोकल क्रॉस बॉर्डर ट्रेड को इनकरेज करने के लिए एंड लाइवलीहुड को प्रमोट करने के लिए कुछ यहाँ पर बॉर्डर हट्स टाइप के इनिशिएटिव टेकिंग किए गए।
In Manipur, there are concerns that the influx of refugees is disturbing the fragile ethnic balance and has become an important variable in Meitei-Kuki conflict. मणिपुर के अंदर रिफ्यूजीज का म्यांमार के साइड से बहुत ज़्यादा इन्फ्लक्स हुआ है। इसकी वजह से मणिपुर के अंदर मैते कुकी कॉन्फ्लिक्ट रेज हुए हैं। शुड फ्री मूवमेंट रिजर्व बी अबोलिश्ड? Free movement regime needs to be abolished to maintain internal security and to maintain the demographic structure of India's northeastern state bordering Myanmar. फ्री मूवमेंट रिजाइम को अबॉलिश करना बहुत जरूरी है सो दैट इंडिया के इंटरनल सिक्योरिटी को मेंटेन किया सके और साथ ही इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट सच एज मणिपुर, नागालैंड, आसाम, इन स्टेट के अंदर डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर को मेंटेन किया जा सके। इशू ऑफ मैसिव इन्फ्लक्स ऑफ रिफ्यूजीज इन इंडिया में रिफ्यूजीज का जो मैसिव इन्फ्लक्स हो रहा है इससे रिलेटेड कुछ इशूज हैं। मैसिव इन्फ्लक्स ऑफ रिफ्यूजीज इन इंडिया, करंट ऑनगोइंग आर्म्ड स्ट्रगल बिटवीन द मिलिट्री जनता एंड पीपल्स डेमोक्रेटिक फोर्सेस इन चिन रीजन, सैंगिंग रीजन हैव लेड टू मैसिव इन्फ्लक्स ऑफ रिफ्यूजीज इन इंडिया स्पेशली इन मिजोरम एंड मणिपुर। म्यांमार के अंदर मिलिट्री जनता एंड पीडीएफ पीपल्स डेमोक्रेटिक फोर्सेस के बीच में स्पेशली चिन एंड सांगिंग रीजन के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं इसकी वजह से इंडिया के मिजोरम एंड मणिपुर एरियाज में बहुत ज़्यादा रिफ्यूजीज का इन्फ्लक्स हुआ है। दिस इमर्ज एज अ टेंशन बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार एज दीज हैव बीन लिंक्ड टू वायलेंट एथनिक क्लैशेस, ड्रग ट्रैफिकिंग एंड स्मगलिंग। मैसिव इन्फ्लक्स की वजह से इंडिया और म्यांमार के बीच रिलेशंस कुछ टेंशनाइज हुए हैं बिकॉज म्यांमार साइड से कुछ ड्रग ट्रैफिकिंग एंड स्मगलिंग से रिलेटेड इंसिडेंट यहाँ पर शो हुए हैं। 95,600 refugees from Myanmar had moved into India, according to UN High Commissioner for Refugees estimate as of December 31, 2024. Approximately 95,600 refugees from Myanmar had moved into India. यूएन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज के एक एस्टिमेट के अकॉर्डिंग दिसंबर 31, 2024 तक अबाउट 95,600 रिफ्यूजीज म्यांमार से इंडिया में मूव कर चुके हैं। ऑफ दिस अबाउट 73,400 रिफ्यूजी रिपोर्टेड रीच इंडिया आफ्टर द रिसेंट मिलिट्री coup। रिसेंट मिलिट्री coup के बाद इनमें से 73,400 रिफ्यूजी इंडिया के अंदर इन्फ्लक्स किए हैं। पोरस बॉर्डर आर डिफिकल्टी, इंडिया और म्यांमार के बॉर्डर इशूज के बीच में एक पोरस बॉर्डर का होना भी एक बहुत बड़ा रीजन है। ड्यू टू पोरस बॉर्डर इट इज डिफिकल्ट टू एक्यूरेटली एस्टिमेट द नंबर ऑफ म्यांमार रिफ्यूजीज इन इंडिया। इंडिया के अंदर कितने रिफ्यूजीज म्यांमार की तरफ से मूव किए हैं इसको एक्यूरेटली तरीके से एस्टिमेट करना बहुत ही डिफिकल्ट है बिकॉज इंडिया और म्यांमार का जो बॉर्डर है वो काफ़ी पोरस बॉर्डर है। हम देख सकते हैं कि इंडिया और म्यांमार का जो बॉर्डर है वो बहुत ज़्यादा पोरस है। The influx of Myanmar refugees has generated diverse response in India's north-eastern state। जिस तरह से म्यांमार की तरफ से रेफ्यूजीज इंडिया में इन्फ्लक्स कर रहे हैं, इंडिया के नॉर्थर्न स्टेट का डाइवर्स रिस्पॉन्स हम देख रहे हैं। बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहे हैं इनके अगेंस्ट। कंसिडरेबल एम्पैथी फॉर द रेफ्यूजीज बाय नॉर्थ ईस्टर्न। In Mizoram, various civil society organizations and the state government have shown considerable empathy for refugees due to their shared ethnic identity। Because ये जो म्यांमार की तरफ से जो इन्फ्लक्स हुआ है इन पीपल का इंडिया के कुछ पीपल के साथ एथनिक आइडेंटिटी शेयर करते हैं। यही वजह है कि मिजोरम में कुछ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस एंड स्टेट गवर्नमेंट इन रिफ्यूजीज को लेकर कुछ एम्पैथी शो कर रहे हैं। इट मीन्स ये भी चाहते हैं कि म्यांमार के अंदर से कुछ रिफ्यूजीज इंडिया के अंदर आकर अपने आप को प्रोटेक्ट करें। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है इस रेफ्यूजी इशू को सॉल्व करने के लिए। डिस्टर्बिंग द फ्रेजल एथनिक बैलेंस इन मणिपुर, मणिपुर के अंदर एथनिक बैलेंस काफ़ी डिस्टर्ब हो चुका है। इन मणिपुर देयर आर कंसर्न दैट द इन्फ्लक्स ऑफ रेफ्यूजीज इज डिस्टर्बिंग द फ्रेजल एथनिक बैलेंस एंड हैज बिकम एन इंपॉर्टेंट वेरिएबल इन द मैती-कुकी कॉन्फ्लिक्ट। मणिपुर के अंदर रिफ्यूजीज का जिस तरह से बहुत ज़्यादा इन्फ्लक्स हुआ है इसकी वजह से मणिपुर के अंदर अपना एथनिक बैलेंस काफ़ी फ्रेजाइल डिस्टर्ब हो चुका है। एंड मैती-कुकी कॉन्फ्लिक्ट जो हो रहा है ऐसा माना जा रहा है कि इसके लिए रूट कहीं ना कहीं म्यांमार से होने वाला मैसिव इन्फ्लक्स ही है। व्हाट इज अर्जेंट रिक्वायरमेंट, इसके लिए हमें क्या इनिशिएटिव टेकिंग करना होगा। नंबर 1, नीड टू अरेस्ट कंसोलिडेशन ऑफ अनहेल्दी रिलेशनशिप। अनहेल्दी रिलेशनशिप जो इंडिया और म्यांमार के बीच में हो रहे हैं इसको हमें कंट्रोल करना होगा। टू इंश्योर पीस इन द रीजन, द कंसोलिडेशन ऑफ अनहेल्दी रिलेशनशिप बिटवीन इंडियन इंसर्जेंट ग्रुप एंड आर्म्ड ग्रुप अक्रॉस द बॉर्डर नीड टू बी अरेस्टेड।
फॉर दिस इट इज इम्पेरेटिव टू एंगेज वेरियस एथनिक ऑर्गेनाइजेशंस इन म्यांमार। म्यांमार के अंदर जो वेरियस एथनिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ हमें इंगेज करना होगा, और इंडिया इंडियन इंसर्जेंट ग्रुप एंड आर्म्ड फोर्सेस के साथ हमें रिलेशनशिप को, और साथ ही म्यांमार की तरफ से जो भी ये पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनके साथ हमें रिलेशनशिप को बेटर करना होगा। नंबर 2, नीड टू प्रोवाइड ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ। There is also an urgent need to provide increased humanitarian relief and in long run develop healthcare and educational infrastructure in Myanmar near to border with Manipur and Mizoram in India. हमें यहाँ पर जो रिफ्यूजीज का इन्फ्लक्स हो रहा है इंडिया की तरफ, हमें ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ इन्हें प्रोवाइड कराना होगा। साथ ही बॉर्डर एरियाज में इंडिया और म्यांमार दोनों कंट्रीज को रिफ्यूजीज के लिए हेल्थ केयर से रिलेटेड एंड एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कुछ इनिशिएटिव्स टेकिंग करने होंगे। नंबर 3, मूव टुवर्ड अ मोर फेडरल डेमोक्रेटिक पॉलिटी। India, in collaboration with the select neighbors of Myanmar, must nudge all the stakeholders in that country that to move towards a more federal democratic policy. इंडिया को चाहिए कि म्यांमार और उसके एलिज कंट्री के साथ मिलकर कुछ ऐसा किया जाए म्यांमार के अंदर जिससे कंट्री के अंदर फेडरल डेमोक्रेटिक पॉलिटी को फिर से इस्टेब्लिश किया जा सके। कंक्लूजन, इंडियन गवर्नमेंट शुड स्पेंड मोर रिसोर्सेज टू मेंटेन बॉर्डर एंड इकोनॉमिक ग्रोथ इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। इंडिया को बॉर्डर एरियाज को मेंटेन करने के लिए एंड नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए मोर रिसोर्स स्पेंड करना होगा। लॉन्ग टर्म बॉर्डर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया शुड बी टू इंक्रीज इकोनॉमिक इंटरेक्शन विद साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। इंडिया को साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ इकोनॉमिक इंटरेक्शन को इंक्रीज करने के लिए हमें नॉर्थ ईस्ट इंडिया के कुछ स्टेट के अंदर बॉर्डर इश्यूज को मैनेज करना होगा, बिकॉज साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज का जो रूट बनता है वो नॉर्थ ईस्ट इंडिया की तरफ से ही बनता है। इन दिस आर्टिकल वी विल डिस्कस वेरियस प्रोविजंस ऑफ पोक्सो एक्ट ऑफ 2012। पोक्सो मीन्स प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस। POCSO is the first comprehensive law in India, aims to address offences of sexual exploitation and sexual abuse of children below the age of 18 years. 18 ईयर से कम चिल्ड्रन को सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन एंड सेक्सुअल अब्यूज से प्रोटेक्ट करने के लिए इंडिया में पहली बार पोक्सो एक कम्प्रिहेंसिव लॉ के तौर पर एक्सेप्ट किया गया। दिस लॉ वाज एनेक्टेड इन 2012 एंड इज एडमिनिस्ट्रेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। 2012 में ये लॉ इनेक्ट किया जाता है एंड मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा इसको एडमिनिस्टर किया जाता है। इट वॉज इंटेंडेड टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल हरासमेंट एंड पोर्नोग्राफिक वायलेशंस एज वेल एज टू एस्टेब्लिश स्पेशल कोड फॉर सच ट्रायल्स। पोक्सो एक्ट का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो चिल्ड्रन को सेक्सुअल असॉल्ट से, सेक्सुअल हरासमेंट से प्रोटेक्ट करना, और साथ ही अगर चिल्ड्रन का सेक्सुअल हरासमेंट या फिर सेक्सुअल अब्यूज होता है इससे रिलेटेड ट्रायल के लिए स्पेशल कोड इसके अंडर इस्टेब्लिश करने का प्रोविजन किया गया है। एक्ट वाज अमेंडेड इन 2019 टू स्ट्रेंथन द पेनल्टीज फॉर स्पेसिफाइड ऑफेंसेस इन ऑर्डर टू डेटर अब्यूजर्स। अब्यूजर्स को डेटर करने के लिए 2019 में पोक्सो एक्ट के अंदर कुछ अमेंडमेंट किए जाते हैं। इसके अंदर प्रोविजन किए गए कि अगर इस एक्ट का वायलेशन किया जाता है तो पेनल्टीज काफ़ी हद तक स्टेड इस अमेंडमेंट के थ्रू किया गया। It was enacted in consequences to India's ratification of the UN Convention on Rights of the Child in 1992. UN Convention on Rights of the Child को इंडिया 1992 में रेटिफाई करता है। इसके बाद इंडिया ने पोक्सो जैसा एक्ट इंडिया के अंदर इम्प्लीमेंट किया। What are special provisions under पोक्सो एक्ट? पोक्सो एक्ट के अंदर क्या क्या प्रोविजन है? इट इज़ जेंडर न्यूट्रल नेचर। इसमें बॉयज एंड गर्ल, ये सिर्फ गर्ल्स के लिए नहीं है बल्कि बॉयज पर भी अप्लाई होता है। इट मीन्स 80 ईयर से बिलो बॉयज या गर्ल्स के साथ अगर सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन होता है, हरासमेंट होता है, पोक्सो एक्ट अप्लाई किया जा सकता है। नंबर कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ विक्टिम्स आइडेंटिटी। विक्टिम की आइडेंटिटी को यहाँ पर प्राइवेट रखा जाएगा। नंबर 3, मैंडेटरी रिपोर्टिंग ऑफ एनी चाइल्ड अब्यूज केस। चाइल्ड अब्यूज अगर होता है तो रिपोर्टिंग मैंडेटरी है। नॉन रिपोर्टिंग इज अ क्राइम। अगर इससे रिलेटेड केस को रिपोर्ट नहीं किया जाता है तो इसको क्राइम माना गया है। नो टाइम लिमिट फॉर रिपोर्टिंग अब्यूज। अब्यूज अगर 10 साल पहले हुआ है और 10 साल बाद इसका रिपोर्टिंग किया जाता है तो रिपोर्ट फाइल किया जाएगा। नंबर 1, इट इज जेंडर न्यूट्रल नेचर। द एक्ट रिकॉग्नाइज दैट both boys and girls can be victim of sexual abuse and such abuse is a crime regardless of gender of the victim. एक्ट रिकॉग्नाइज करता है कि बॉयज एंड गर्ल्स सेक्सुअल अब्यूज के विक्टिम हो सकते हैं।
एंड ये जो एक्ट है ये जेंडर ऑफ विक्टिम के रिगार्डलेस अप्लाई होता है। नंबर 2, कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ विक्टिम्स आइडेंटिटी। एज पर सेक्शन 23 ऑफ पोक्सो एक्ट 2012, द आइडेंटिटी ऑफ चाइल्ड विक्टिम मस्ट बी केप्ट कॉन्फिडेंशियल। पोक्सो एक्ट 2012 के अकॉर्डिंग सेक्शन 23 में प्रोविजन किया गया है कि विक्टिम चाइल्ड की जो आइडेंटिटी है उसको कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा। Media report or any other cannot disclose any detail that could reveal the victim's identity, including the name, address and family information. मीडिया को यहाँ पर मैंडेट किया गया है कि विक्टिम चाइल्ड से रिलेटेड उसकी आइडेंटिटी को मीडिया के थ्रू रिवील नहीं किया जाएगा, सच एज उसका नेम, एड्रेस, फैमिली इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। Number 3, mandatory reporting of any child abuse case. Section 19 to 22 compel individuals who have knowledge or reasonable suspicion of such offence to report them to concerned authorities. पोक्सो एक्ट 2012 के सेक्शन 19 टू 22 के अंदर ये प्रोविजन किया गया है कि कोई भी इंडिविजुअल को अगर लगता है कि किसी चिल्ड्रन के साथ सेक्सुअल हरासमेंट या एब्यूज हो रहा है तो कंसर्न अथॉरिटीज को रिपोर्ट करना होगा। Number 4, non-reporting is a crime. Any person in charge of an institution who failed to report the commission of a sexual offence may face punishment. कोई पर्सन जो किसी इंस्टीट्यूशन का हेड है और उस इंस्टीट्यूशन के अंदर अगर किसी का सेक्सुअल हरासमेंट हो रहा है और वो सेक्सुअल ऑफेंस से रिलेटेड कमीशन को रिपोर्ट नहीं करता है तो रिपोर्ट ना करने वाले बंदों को यहाँ पर पनिशमेंट गिवन किया सकता है। Number 5, no time limit for reporting abuse. A victim may report an offense at any time, even years after the abuse has occurred. एब्यूज अगर सालों पहले हुआ है और सालों बाद अगर रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है तो ये रिपोर्ट दर्ज करनी ही होगी। चैलेंजेस इन बेटर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पोक्सो एक्ट 2012 पोक्सो एक्ट 2012 के बेटर इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर क्या क्या चैलेंजेस हैं। नंबर 1, लैक ऑफ सपोर्ट टू एग्राउड पर्सन। एग्राउड पर्सन को जितना सपोर्ट की नीड होती है उतना सपोर्ट नहीं मिल पाता है सोसाइटी से। नंबर 2, इनसफिशिएंट पोक्सो कोड। इंडिया के अंदर पोक्सो कोड बहुत ही कम है, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर शॉर्टेज बहुत ज़्यादा है। नंबर 1, लैक ऑफ सपोर्ट टू एग्राउड पर्सन। अ क्रिटिकल लैक इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पोक्सो एक्ट 2012 इज द एब्सेंस ऑफ सपोर्ट पर्सन फॉर विक्टिम्स। विक्टिम्स के लिए सपोर्ट पर्सन का एब्सेंस है इंडिया के अंदर और पोक्सो एक्ट 2012 के बिफोर ये एक क्रिटिकल लैक हम कह सकते हैं। द सुप्रीम कोर्ट फाउंड दैट इन 96% ऑफ पोक्सो केसेस विक्टिम्स वर नॉट प्रोवाइडेड नेसेसरी सपोर्ट थ्रू आउट द लीगल प्रोसेस। सुप्रीम कोर्ट ने फाउंड किया कि 96% पोक्सो केसेस में विक्टिम को थ्रू आउट द लीगल प्रोसेस उतना सपोर्ट प्रोवाइड नहीं कराया जाता जितना नेसेसरी है। A support person may be any person or organization working in the field of child rights and child protection. सपोर्ट किसी के द्वारा भी कराया जा सकता है, पर्सन के द्वारा भी सपोर्ट कराया जा सकता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा भी इसको सपोर्ट कराया जा सकता है। पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन जो चाइल्ड राइट्स एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन के फील्ड में वर्किंग है। नंबर 2, इनसफिशिएंट पोक्सो कोड। नॉट ऑल डिस्ट्रिक्ट है पोक्सो कोड। इंडिया के ऑल डिस्ट्रिक्ट में पोक्सो कोड नहीं है। एज ऑफ 2022 ओनली 408 पोक्सो कोड वर एस्टेब्लिश अक्रॉस 28 स्टेट एज पार्ट ऑफ फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स स्कीम। इंडिया के अंदर फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट स्कीम के अंदर इंडिया के 28 स्टेट में ओनली 408 पोक्सो कोर्ट ही इस्टेब्लिश की गई थी। नंबर 3, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर शॉर्टेज। देयर इज अ लैक ऑफ स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स स्पेशली ट्रेन्ड टू हैंडल केसेस ऑफ पोक्सो। पोक्सो केसेस को हैंडल करने के लिए स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर इस्टेब्लिश किए गए बट इनका अभी उतना नंबर नहीं है जितना होना चाहिए। व्हाट इज द स्टेटस ऑफ क्राइम्स अगेंस्ट चिल्ड्रन इन इंडिया। इंडिया में चिल्ड्रन के अगेंस्ट जो क्राइम होते हैं उसका क्या स्टेटस है। अकॉर्डिंग टू द यूएस बेस्ड नेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉइटेड चिल्ड्रन, इंडिया करंटली अकाउंट फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑनलाइन चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज इमेजिनरी इन द वर्ल्ड फॉलोड बाय थाईलैंड। यूएस बेस्ड नेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉइटेड चिल्ड्रन की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में ऑनलाइन चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज इमेजिनरी का नंबर सबसे ज़्यादा है। उसके बाद थाईलैंड सेकंड नंबर पर आता है। दिल्ली टॉप द लिस्ट फॉर द मैक्सिमम चाइल्ड पोर्न अपलोड्स फॉलोड बाय महाराष्ट्र, गुजरात, यूपी एंड वेस्ट बंगाल। चाइल्ड पोर्न अपलोड के मैटर में इंडिया का दिल्ली टॉप पर है, सेकंड नंबर पर महाराष्ट्र, थर्ड नंबर पर गुजरात एंड फोर्थ नंबर पर यूपी, फिफ्थ नंबर पर वेस्ट बंगाल। According to the National Crime Records Bureau report 2023, about 781 cases of creating or storing child porn were recorded in 2018. 2018 में about 781 cases
पॉर्न वीडियोज क्रिएटिंग स्टोरिंग से रिलेटेड रिकॉर्ड किए गए थे। ये 2023 का एनसीआरबी का डाटा है। इन 2017 देयर वर 331 केसेस। 2017 में 331 केसेस पोर्नोग्राफिक क्रिएटिंग या स्टोरिंग से रिलेटेड फाइल किए गए थे। थैंक्स।